देखिए आज की क्लास में हम लोग का है युगपद रैखिक समीकरण। क्या है बाबू? युगपद रैखिक समीकरण। अब कोई पूछता है कि युगपद रैखिक समीकरण होता क्या है, तो पहले इसको हम देख लेते हैं, इसके बाद समझेंगे। देखिए कह रहे हैं यदि दो चर एक्स वाई हम ब्रैकेट में कर दिए राशियों में दो रैखिक समीकरण हो तो उन्हें युगपद रैखिक समीकरण कहते हैं। जैसे x प्लस वाई इक्वल टू 7 और x माइनस वाई इक्वल टू -1, तो ये दोनों को अगर हम ले लें तो यही हमारा क्या कहलाएगा? दो चर युगपद रैखिक समीकरण कहलाएगा। क्या कहलाएगा बाबू? युगपद रैखिक समीकरण। यानी x प्लस वाई इक्वल टू अगर हम 5 रखते हैं तो x के पावर क्या है? 1 है, y के पावर क्या है? 1 है। यानी ये दो चर वाले रैखिक समीकरण है, लेकिन युगपद नहीं है, जोड़ा नहीं है। युगपद का मतलब होता है जोड़ा, उसका जोड़ा लगना चाहिए। अब देखो दूसरा एक और हम ले लें कि x माइनस वाई इक्वल टू 1 ले लें, तो ये भी हमारा जो है इसका पावर 1 है, इसका पावर 1 है, ये दोनों का पावर 1 है, तो ये भी एक दो चर वाले रैखिक समीकरण है, लेकिन युगपद नहीं है। लेकिन दोनों को अब एक साथ बोले तो हम इसको बोल सकते हैं कि युगपद रैखिक समीकरण। क्या बोल सकते हैं बाबू? ये दोनों को एक साथ में मिलाकर युगपद रैखिक समीकरण। दिक्कत? चलिए आगे बढ़ते हैं। इस पे एक और हम ले लिए हैं स्टैंडर्ड फॉर्म दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म का कि a1x प्लस b1y इक्वल टू c1। अब देखो आपको ध्यान में आया होगा कि सर अगले वीडियो में तो आप तो c1 को लेफ्ट हैंड में डाले थे, कोई दिक्कत नहीं है, लेफ्ट हैंड में रखिए तो या राइट हैंड में रखिए तो कोई मतलब इससे ज़्यादा कोई ये नहीं है, दोनों मीनिंग एक ही होता है, ठीक है। तो इसलिए हम इसको इधर आप एक बार रख दिए, तो a1x प्लस b1y इक्वल टू c1, फिर a2x प्लस b2y इक्वल टू c2। अब ये दोनों को एक साथ बोले तो इसको बोल सकते हैं युगपद रैखिक समीकरण। दिक्कत? तो युगपद रैखिक समीकरण यानी अगर तुम्हारा दो गो समीकरण दे दे, अगर दे दे 2x प्लस 1 2x प्लस 3y इक्वल टू 5, x माइनस y इक्वल टू 2, तो ये दोनों को अगर मिलाकर बोले तो हम बोल सकते हैं कि युगपद रैखिक समीकरण है। तो अगर युगपद रैखिक समीकरण कहीं पूछता है तो आप बतला सकते हैं। दिक्कत है? नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए ग्राफीय विधि से युगपद रैखिक समीकरण का हल। ग्राफीय विधि से हम क्या देखेंगे? युगपद रैखिक समीकरण का हल। तो ग्राफीय विधि से जब देखेंगे तो ग्राफ के मुताबिक देखेंगे, तो एक नंबर में हम यहाँ लिखे हैं, ध्यान दीजिएगा, एक नंबर में आया है कि दोनों रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं तब क्या होगा, यानी तब उसका हल क्या होगा। यानी इसका मान लो कि इधर थोड़ा समझिएगा, ध्यान दीजिएगा आप लोग, a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 ले लें, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0 ले लें। ध्यान दीजिएगा सब लोग। अब देखो a1x और b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, तो इसका ग्राफ अगर मानते हैं कि हमारा ये वाला दे दिया, ये वाला अगर इस समीकरण का ग्राफ है, इस समीकरण का ग्राफ है, और ये वाला ध्यान दीजिएगा इस समीकरण का ग्राफ है, यानी इसका ग्राफ है, तो ये वाला समीकरण का ग्राफ ये वाला होगा, ये वाला समीकरण का ग्राफ ये वाला होगा, और दोनों लाइन जो है, दोनों जो रेखा है एक दूसरे को किसी एक बिंदु पर ही काट रहा है। तो किसी एक बिंदु पर काट रहा है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? प्रतिच्छेद कर रहा है। क्या बोल रहे हैं? इसको क्या बोला जाता है कि यह क्या होता है? दोनों रेखा एक दूसरे को क्या कर रही है? तो प्रतिच्छेद कर रही है, ठीक है। तो इस तरह से अगर ग्राफ में मिल जाए तो इसका हल कोई पूछता है, तो अगर इस तरह से ग्राफ दिया है और कहे कि इसका हल क्या होगा, तो क्या कहिएगा? इसका हल अद्वितीय होगा, यानी एक से अधिक नहीं होगा, जो होगा एक ही होगा, या अर्थात एक हल होगा, अर्थात क्या होगा? एक ही हल होगा, कोई होगा एक ही हल होगा, ठीक है। इस तरह के अगर ग्राफ दिया रहे तब समझ में आ रही है बात। या कोई क्वेश्चन दे दिया जाए, उसको हल कर दे और ग्राफ इस तरह से आ गया, अब वो पूछ रहा है कि ग्राफ तुम्हारा क्या प्रतिच्छेदी है या नहीं है, तो क्या कहेंगे? प्रतिच्छेदी है, क्योंकि एक दूसरे को क्या कर रही है? ग्राफ प्रतिच्छेद कर रही है, काट रही है, इसलिए इसको क्या बोलेंगे? प्रतिच्छेदी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। और देखिए 2 नंबर में दिया है
कि दोनों रेखाएं समानांतर होती हैं। क्या दिया है? दोनों रेखाएं समानांतर होती हैं तब। जब दोनों रेखाएं यानी इसका ग्राफ ये मिल जाए, ये समीकरण का ग्राफ मान लो कि ये वाला लाइन मिल जाए, ये समीकरण का ग्राफ हमको ये वाला लाइन मिल जाए, तो ये दोनों एक दूसरे के अगर समानांतर हो जाए, अब इसको कोई पूछता है कि इसका हल क्या होता है, तो क्या कहिएगा? इसका हल कोई नहीं होगा, इसका हल ही नहीं होगा। ठीक है ना, बोल सकते हैं। अब देखिए दोनों रेखाएं समपाती होती हैं तब। समपाती का मतलब क्या होता है? एक पर एक। जैसे ये वाला लाइन अगर इस तरह से है तो दूसरा लाइन भी ले तो इसी पर ले ले, अब इस दोनों लाइन को क्या बोलेंगे? एक दूसरे के समपाती है। ये क्या है बाबू? समपाती। तो दोनों रेखाएं समपाती होती हैं तब, यानी दोनों एक ही पर हो तब। देखो ना, तो एक पहला समीकरण का ग्राफ अगर ये वाला मिला तो दूसरा का भी ग्राफ क्या मिल गया? यही मिल गया, इसी पर मिल गया। तो अब इसका ग्राफ कोई पूछता है कि ये अगर दोनों का ग्राफ, इसका और इसका ग्राफ एक ही पर उपस्थित हो जाए तब उसको क्या बोलते हैं? तो समपाती बोलते हैं। अब समपाती हो गया तो इसका हल कितना होगा? हल कोई पूछेगा तो क्या कहिएगा? इसका अनेक हल होगा, अर्थात अनंत हल होगा। इसका कितना हल होगा? अनेक हल होगा, अर्थात क्या होगा? अनंत होगा। ठीक है, तो यहां तक अगर दिक्कत है तो बोल सकते हैं। किसी को दिक्कत नहीं है? आगे बढ़े। देखिए इस साइड को मिटाते हैं, ध्यान दीजिएगा। अब देखिए कि इसी पर कुछ महत्वपूर्ण तथ्य मिल जाए। यदि एक नंबर में लिखते हैं, यदि A1 बटा A2 बराबर अगर नहीं हो B1 बटा B2 के, A1 बटा A2 बराबर नहीं हो B2 बटा A1 बटा A2 बराबर नहीं हो B1 बटा B2 का तो इसका हल कोई पूछता है तब इसका हल क्या होगा? तो क्या कहिएगा? अगर A1 बटा A2 बराबर नहीं हो B1 बटा B2 का, तो इसका हल जो होगा क्या होगा? इसका हल अद्वितीय होगा। का हल अद्वितीय, इसका हल क्या होगा? अद्वितीय। अगर हमको कोई पूछ दे, ध्यान दीजिएगा बहुत इंपॉर्टेंट है, A1 बटा A2 बराबर नहीं है B1 बटा B2 का, अब कोई पूछ दिया कि बतलाइए कि यह समपाती है, यह बिंदु इसका ग्राफ जो होगा प्रतिच्छेदी होगा या दोनों समानांतर होगा या समपाती होगा। तो आप जानते हैं कि A1 बटा A2 बराबर B1 बटा B2 का हल जो होता है अद्वितीय होता है, और ये भी हम जानते हैं कि अद्वितीय हल उसी का होता है जो एक बिंदु पर प्रतिच्छेद, जिसका ग्राफ एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करता है, वही क्या होता है? ध्यान दीजिएगा, अद्वितीय उसका हल होता है। तो देखो तो इसका हल क्या होता है? अद्वितीय होता है कि नहीं? देखे हैं कि नहीं? और एक बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? तो इसका हल, और कोई पूछ देगा कि इसका ग्राफ क्या होगा, तो क्या कहेंगे? प्रतिच्छेदी होगा। और हल क्या होगा? तो अद्वितीय हल होगा, अर्थात क्या होगा? एक हल होगा। ठीक है, अब देखिए 2 नंबर में लिखते हैं, A1 बटा A2 बराबर B1 बटा B2 बराबर C1 बटा C2। इसको हम मान लिए कि बराबर नहीं है। A1 बटा A2 बराबर है B1 बटा B2 के, लेकिन B1 बटा B2 बराबर नहीं है C1 बटा C2 के। तब क्या होगा? इतना का अगर कोई पूछता है कि हल, तो क्या कहेंगे? का कोई हल नहीं
होगा। यानी a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर नहीं है c1/c2 का कोई हल नहीं होगा। ठीक है, तो अब पूछ दे कि a1 बटा, यहाँ से एक क्वेश्चन और किया जा सकता है, a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर नहीं है c1/c2 का। अब इसका कोई ग्राफ पूछे कि ग्राफ तुम्हारा समानांतर होगा या प्रतिच्छेदी होगा या समपाती होगा, तो क्या कहिएगा? इसका ग्राफ जो है, हम जानते हैं कि अगर किसी समीकरण में, या हम जानते हैं कि जब समानांतर रेखा, अगर ग्राफ में जब समानांतर हो जाती हैं, दोनों ग्राफ एक दूसरे के समानांतर हो जाती हैं, तो उसका हल जो होता है एक भी नहीं होता है, उसमें हल ही नहीं हो पाता है। तो इसलिए इसका कोई हल नहीं होगा और इसका जो ग्राफ जो होगा क्या होगा? समानांतर होगा। इसका ग्राफ कोई पूछेगा तो क्या कहिएगा? समानांतर होगा। दिक्कत? आगे बढ़े। अब देखो ना, यहाँ दिया है ये समानांतर, यानी इसका कोई हल नहीं है, यानी जिसका कोई हल नहीं होता है, यहाँ लिख भी दिए हैं, तो क्या होता है? उसका ग्राफ कैसा होता है? तो समानांतर होता है। ठीक है, मिटाते हैं इसको। 3 नंबर में लिखेंगे आप लोग, कि यदि एक चीज और ले लें, a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2 का हल कोई पूछता है कि क्या होगा, इतना का हल क्या होगा, तो क्या कहिएगा? का हल जो कोई कहता है तो क्या कहिएगा? यदि a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2 का अनेक हल होगा, अर्थात अनंत हल होगा। नोट करें जल्दी। नोट कर लिए, आगे देखते हैं। ध्यान दीजिएगा, यहाँ लिखते हैं संगत इस संगत युग्म लिख दो। तो संगत युग्म क्या होता है ये चीज जानेंगे, क्योंकि हमको उसमें क्वेश्चन में ये भी पूछता है कि संगत है या असंगत है, तो संगत और असंगत के बारे में जानेंगे। ठीक है, तो आज की क्लास यहीं तक रहने देते हैं, क्योंकि बड़ा वीडियो हो जा रहा है, तो मतलब अपलोड करने में दिक्कत हो रहा है। इसके पार्ट 3 में जो होगा आप लोगों को संगत और असंगत के बारे में मिलेगा। ओके।